हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ट्विंकल और आज हम लोग ह्यूमन हार्ट का 4th पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो इस पार्ट में हम ईसीजी और ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जितने भी डिजीजेस होते हैं, सबको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ईसीजी पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। तो चलो इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला है पोलराइजेशन। देखो, हमारा हार्ट बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे हम एक सेल बना रहे हैं, ठीक है, हार्ट का कोई सेल को हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। देखो, नॉर्मली क्या होता है कि हमारा हार्ट जब रिलैक्स स्टेट में है, यानी कि ये कोई भी पंपिंग नहीं कर रहा है, ऐसा कंडीशन होते हैं जब हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल्स दोनों ही रिलैक्स कंडीशन में होते हैं। ठीक है, जब हमारे एट्रियम और वेंट्रिकल्स बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में है तो हमारे हार्ट के सेल्स में एक पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलता है। कैसा पोटेंशियल डिफरेंस? बाहर की तरफ प्लस और अंदर की तरफ माइनस। तो जब हमारा हार्ट रिलैक्स स्टेट में होता है तो चाहे आप एट्रियम के सेल्स की बात करो, चाहे वेंट्रिकल्स के सेल्स की बात करो, दोनों ही सेल्स में इस प्रकार का डिफरेंस देखने को मिलता है, इस प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलता है। अब ये डिफरेंस क्यों देखने को मिलता है? आयंस के फ्लो की वजह से। देखो, बहुत सारे आयंस होते हैं जो हमारे सेल्स के अक्रॉस फ्लो करते हैं, जैसे कि Na+, K+, Cl-। तो ये सारे का अंदर आना और बाहर जाना लगा हुआ रहता है। तो इनके अरेंजमेंट बेसिकली अलग अलग होने की वजह से बाहर प्लस आ जाते हैं और अंदर माइनस आ जाते हैं। तो इनका फ्लो होने की वजह से, इनका बाहर फ्लो होने की वजह से और Cl का अंदर फ्लो होने की वजह से इस प्रकार से डिफरेंस क्रिएट हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस। यानी कि हार्ट के जो सेल्स है उनमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस इस प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है आयंस के फ्लो की वजह से, और उस कंडीशन को हम लोग पोलराइजेशन कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन कंडीशन बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि इस स्टेट को हम लोग पोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं। तो आपको सबसे पहले पूछेगा कि जो पोलराइज्ड स्टेट है ये कब देखने को मिलता है? जब हमारे हार्ट के चारों चैम्बर्स रिलैक्स स्टेट में होते हैं, जब किसी भी प्रकार का पंपिंग नहीं चल रहा होता है, तो उस कंडीशन में पोलराइजेशन कंडीशन देखने को मिलता है। सबसे पहला पॉइंट क्लियर करो। दूसरा पॉइंट कि जो डिफरेंस होता है उसमें बाहर प्लस साइन होता है और अंदर नेगेटिव साइन होता है। और ये डिफरेंस क्यों अराइज होता है? इस पोटेंशियल डिफरेंस का रीज़न क्या है ये पूछ सकता है। तो इसका रीज़न होता है आयंस का फ्लो होना। कुछ आयंस होती है जो अंदर से बाहर जाती है, कुछ बाहर से अंदर आती हैं। तो इस प्रकार का फ्लो की वजह से हमें इस प्रकार का पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलता है। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इस स्टेट को क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो पोलराइजेशन क्लियर हो गया होगा। पोलराइजेशन बेसिकली एक कंडीशन है जो हमारे हार्ट के सेल्स में देखने को मिलता है, जिसमें चार्जेस का डिफरेंस देखने को मिलता है, और ये डिफरेंस आयंस के फ्लो की वजह से होता है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं डीपोलराइजेशन किसको बोलते हैं। देखो, अब इन्हीं सेल्स में जो कि बेसिकली रिलैक्स स्टेट में प्रेजेंट है, इन सेल्स में अगर स्टिमुलस हम दें, स्टिमुलस यानी कि बेसिकली जैसे हम बोलते हैं ना कि ये एक्सटर्नल स्टिमुलस हो गया, हम टच कर रहे हैं अपने हैंड को तो ये स्टिमुलस हुआ, उसी प्रकार से जब हमारे हार्ट के सेल्स को स्टिमुलस दिया जाता है, स्टिमुलस, अब ये स्टिमुलस कौन देता है ये हम अभी बताएंगे। बस इतना समझो कि हार्ट के सेल्स, अब ये हार्ट के सेल्स बेसिकली एट्रियम भी हो सकते हैं और वेंट्रिकल भी हो सकते हैं। हम सेल्स की बात कर रहे हैं भी, ठीक है, वो एट्रियम के भी हो सकते हैं, वो वेंट्रिकल्स के भी हो सकते हैं। तो इन सेल्स में जब स्टिमुलस दिया जाता है तो इनके मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिख रहा है, वो डिफरेंस बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। कैसे? देखो, जैसे स्टिमुलस मिला तो इसमें क्या होगा, इस सेल में इसमें प्लस चार्ज अंदर शिफ्ट हो जाएंगी और माइनस चार्ज बाहर चली जाएंगी। तो डीपोलराइजेशन होता है यहाँ पे क्या होता है? डीपोलराइजेशन। तो बेसिकली जब हम इन सेल्स को जो रिलैक्स स्टेट में प्रेजेंट थी, उन सेल्स को जब हम स्टिमुलस प्रोवाइड करेंगे तो इनमें बेसिकली जो चार्ज का डिफरेंस प्रेजेंट है, जो पोटेंशियल का डिफरेंस प्रेजेंट है, वो जस्ट रिवर्स हो जाता है। ठीक है, जस्ट इस प्रकार से ऐसे रिवर्स हो जाएगा, और इस कंडीशन को हम लोग डीपोलराइजेशन कंडीशन बोलते हैं। अब ये रिवर्स हो कैसे सकता है? बाहर में जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस प्रेजेंट होंगे, जैसे कि Na+, K+, वो सारे के सारे अंदर मूव कर जाएंगे, और अंदर जो नेगेटिव चार्ज होंगे, नेगेटिव चार्ज वाले आयंस होंगे जैसे कि क्लोरीन आयंस, वो सारे बाहर चले जाएंगे। तो बेसिकली आयंस जो होते हैं हमारे बॉडी में, उनके अंदर बाहर फ्लो होने की वजह से ये डिफरेंस क्रिएट होता है। और जब स्टिमुलस जब इन सेल्स को मिलता है ना, तो बेसिकली ये सेल्स में पोलैरिटी चेंज हो जाती है।
और इस कंडीशन को हम लोग डीपोलराइजेशन कंडीशन बोलते हैं या फिर डीपोलराइज्ड स्टेट बोलते हैं। तो आप इसको लिख लो कि इसको हम लोग डीपोलराइज्ड स्टेट कह रहे हैं। अब देखो, ऐसा तो नहीं है कि स्टिमुलस का जो बेसिकली प्रभाव है वो इन सेल्स पे हमेशा रहेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। क्या होंगे कि कुछ समय के बाद ये स्टिमुलस का जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो क्या होंगे कि ये जो सेल्स है वो वापस इस प्रकार के हो जाएंगी, यानी कि बेसिकली ये सेल्स वापस से रिलैक्स स्टेट में आएंगी और अपना पोलैरिटी फिर वापस से चेंज कर लेंगी। तो बाहर फिर से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज और अंदर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, स्टिमुलस हम दिए इन नॉर्मल सेल्स को, इनमें डीपोलराइजेशन हुआ। डीपोलराइजेशन मतलब कि इनमें बेसिकली पोलैरिटी जस्ट रिवर्स हो गया और इस कंडीशन को हम लोग डीपोलराइजेशन कंडीशन या इस स्टेट को हम लोग डीपोलराइज स्टेट बोलते हैं। फिर वापस से जब इन स्टिमुलस का इफेक्ट कम हो जाएगा तो वापस से ये डीपोलराइज से इस स्टेट में आ जाएंगे, नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे। तो डीपोलराइजेशन होने के बाद वापस से नॉर्मल कंडीशन में आना, इस कंडीशन को हम लोग रीपोलराइज्ड कंडीशन बोलते हैं। यानी कि वापस से ये नॉर्मल हो गई तो इसको हम लोग बोलेंगे रीपोलराइज्ड स्टेट या रीपोलराइज्ड कंडीशन भी आप बोल सकते हो। और इसको रीपोलराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, रीपोलराइजेशन। अब देखो, हम आपको ये सब चीज़ें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ईसीजी में इनका कुछ रिलेशन है, इसलिए हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। देखो क्या हुआ था, मैं समझा देते हैं। ये जो नॉर्मल सेल्स थे वो पोलराइज स्टेट में थे, जब इनमें किसी भी प्रकार का स्टिमुलस नहीं मिला था, ये नॉर्मली रिलैक्स थे। क्या हुआ कि जब इन्हें स्टिमुलस मिला तो इनमें जस्ट पोलैरिटी जो प्रेजेंट थी वो जस्ट इस प्रकार से रिवर्स हो गई। तो इस प्रकार का कंडीशन को हम लोग रीपोलराइज्ड कंडीशन या रीपोलराइज्ड स्टेट बोलेंगे। और इस कंडीशन से वापस से नॉर्मल हो जाना, इस कंडीशन को हम लोग रीपोलराइजेशन स्टेट या रीपोलराइजेशन कंडीशन बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, ये बेसिकली ये स्टिमुलस जब इनको मिलता है तो ये रीपोलराइज्ड होते हैं, ये तो आप समझ गए होंगे, ये रीपोलराइज्ड होते हैं। तो बेसिकली इनका रीपोलराइज्ड होने से होता क्या है कि इन सेल्स में, बेसिकली इन सेल्स में जिनमें रीपोलराइजेशन हुआ है, इन सेल्स में बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन दिखने को मिलता है। यानी कि जब इन सेल्स को स्टिमुलस दिया गया और ये डीपोलराइज हुए, तो डीपोलराइज होने की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जिन सेल्स में डीपोलराइजेशन का सिग्नल मिलता है, जिन सेल्स में डीपोलराइजेशन का स्टिमुलस मिलता है, वो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, चाहे वो एट्रियम के सेल्स हो चाहे वेंट्रिकल के सेल्स हो। अगर एट्रियम के सेल्स में डीपोलराइजेशन का सिग्नल मिलेगा, स्टिमुलस मिलेगा अगर एट्रियम में, तो वो डीपोलराइज होंगी और डीपोलराइज होने की वजह से वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो डीपोलराइजेशन होने की वजह से वो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो आप लिख देना कि डीपोलराइजेशन लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन। और देखो, यहाँ पे बायोलॉजी में कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक शब्द यूज करते हैं, दैट इज सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, चाहे वो एट्रियम में हो रहा हो चाहे वो वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो। कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, सिस्टोल। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, एक चीज ध्यान से सुनना। डीपोलराइजेशन होने की वजह से क्या हुआ, सिस्टोल हुआ, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ। वापस से सेल्स क्या हो रही थी, नॉर्मल कंडीशन में आ रही थी। अब रीपोलराइजेशन से रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, यानी कि जब सेल्स वापस से रीपोलराइज होती हैं तो इट लीड्स टू रिलैक्सेशन। रीपोलराइजेशन और रिलैक्सेशन एक जैसा लग रहा है ना, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। और रिलैक्सेशन को बायोलॉजी में डायस्टोल बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन से बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में आना को हम लोग रिलैक्सेशन बोलते हैं और बायोलॉजी में इसको हम लोग डायस्टोल बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको कोई बोले कि हार्ट के इन सेल्स में डीपोलराइजेशन हो रहा है, तो आप समझना डीपोलराइजेशन से फिर तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर सिस्टोल होता है, इसको ही तो सिस्टोल बोलते हैं ना। यानी कि किसी में डीपोलराइजेशन का सिग्नल जाएगा तो वो सिस्टोल करेंगी, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और किन्हीं में अगर वापस से वो रीपोलराइज हो जाएंगी, मतलब यानी कि वो वापस से रिलैक्स्ड हो रही हैं, वो वापस से डायस्टोल कर रही हैं। देखो यहाँ पे डायस्टोल लिखा हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल बोलते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग सिस्टोल बोलते हैं और रिलैक्सेशन को डायस्टोल बोलते हैं। डायस्टोल मतलब बिल्कुल रिलैक्स हो जाना, सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होना। ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर रखना। और डीपोलराइजेशन का सिग्नल से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, और रीपोलराइजेशन का सिग्नल से रिलैक्सेशन होता है। बस ये सारी चीज़ें आप क्लियर रखना।
ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ते हैं ईसीजी। देखो हम लोग यहाँ से ईसीजी पढ़ने वाले हैं। देखो ईसीजी एक डिवाइस होता है, एक बेसिकली मशीन होता है जिससे आप हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बता सकते हो। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मतलब अभी आपने देखा था ना, डीपोलराइजेशन होता है हमारे हार्ट में, रीपोलराइजेशन होता है, फिर नॉर्मली हार्ट पोलराइज्ड स्टेट में होती है। तो बेसिकली ये सब चीज़ों को देखने के लिए एक मशीन लोगों ने बनाया जिसे हम ईसीजी बोल रहे हैं। ठीक है, तो ईसीजी बेसिकली एक मशीन होता है जिसमें हम हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को पता करते हैं। तो अब फर्स्ट से पहला पॉइंट लिखो, टेल्स अस अबाउट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट। ठीक है, अब देखो ईसीजी का जो मशीन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, और वो जो ग्राफ आप देखते हो उसे हम क्या बोलते हैं। अब यहाँ पे ये देखेंगे, देखो ईसीजी का जो मशीन होता है, देखो इस प्रकार का आपने डायग्राम देखा होगा। अगर आपने कभी ईसीजी मशीन देखा है हॉस्पिटल्स में, या फिर जनरली जब हम लोग टीवी में देखते हैं कोई हॉस्पिटल वाला सीन दिखाता है तो उसमें दिखाता है कि बेसिकली वो इंसान से एक मशीन जुड़ा हुआ है और वो मशीन में इस प्रकार का ग्राफ दिखाता है। तो बेसिकली ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ दिखता है एक मशीन में, ठीक है ना, एक मशीन में ये ग्राफ दिखता है। तो इस मशीन को हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इस मशीन को, इस डिवाइस को हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोल रहे हैं। और यहाँ पे जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये जो ग्राफ इस प्रकार का दिख रहा है, इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो इस ग्राफ को हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, GRAM। बेसिकली जो ग्राफ होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। जिसका ध्यान रखना, एक्चुअली में जो ग्राफ होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं, और जो मशीन होता है उसमें हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यूज़ करते हैं वर्ड। तो ये चीज़ को ध्यान रखना कि मशीन में हम लोग ग्राफ यूज़ करते हैं, और ग्राफ जो एक्चुअली होता है उसमें ग्राम शब्द यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रो यानी कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताने वाला, कार्डियो मतलब हार्ट से रिलेटेड, यानी कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को बताने के लिए जो मशीन होता है उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। यहाँ पे ग्राफ को हाईलाइट कर लेना आप, उल्टा मत करके आना। ये मशीन को ग्राफ बोल रहे हैं हम लोग, और ये जो ग्राफ है उसमें ग्राम शब्द यूज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकार्डियो में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड होता है और कार्डियो मतलब हार्ट होता है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, दोनों में सेम होता है। लेकिन जो ग्राफ होता है बेसिकली वो मशीन होता है, और जो ग्राम होता है वो ग्राफ होता है। ठीक है, तो इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन मत रखना। अब देखो यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें कि जब हम लोग स्टैंडर्ड ईसीजी करवाते हैं अपने हार्ट का, तो बेसिकली हमारे शरीर में कितने इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड होते हैं। देखो, टू ऑब्टेन स्टैंडर्ड ईसीजी, यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। स्टैंडर्ड ईसीजी को ऑब्टेन करने के लिए इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। कुछ इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, और उन इलेक्ट्रोड की संख्या कितनी होती है, 3 इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए जाते हैं। 2 कनेक्टेड टू ईच wrist। तो ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये बेसिकली 2 इस हाथों में, बेसिकली उसमें से जो 2 होते हैं वो हमारे हाथ की इस जगह पे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और जो एक होता है वो हमारे लेफ्ट एंकल के साथ कनेक्टेड होता है। 1 कनेक्टेड टू लेफ्ट एंकल। तो इलेक्ट्रोड्स टोटल 3 यूज़ किए जाते हैं स्टैंडर्ड ईसीजी के केस में। उसमें से 2 इलेक्ट्रोड होंगे जो wrist से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि इस जगह पे हथेली से इस जगह से कनेक्टेड होते हैं, और एक लेफ्ट एंकल से कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड ईसीजी की बात कर रहे हैं हम लोग। और अलग अलग प्रकार की ईसीजीज होती है जिनमें हमारे चेस्ट एरियाज में भी बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स लगाए जाते हैं। तो एक स्टैंडर्ड ईसीजी में 3 इलेक्ट्रोड्स यूज़ किए जाते हैं, 2 हर एक इस कलाई में और एक लेफ्ट एंकल में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हम लोग यहाँ पे ग्राफ बनाने वाले हैं। ईसीजी का जो ग्राफ बनता है उस मशीन में, उस ग्राफ को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखो ईसीजी मशीन में जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार का होता है। इसको हम लोग पी वेव बोलते हैं, इसको पी वेव बोलते हैं।
ये जो इस प्रकार का बना हुआ है इसको पी वेव बोलते हैं। यहाँ पे ये QRS होता है। ये जो पीक आपको देखने को मिल रहा है, जस्ट नीचे जाके जो पीक देखने को मिल रहा है उसको Q पीक बोलते हैं, इसको R पीक बोलते हैं, इसको S पीक बोलते हैं। और यहाँ पे जो लास्ट में वेव देखने को मिल रहा है ये है T वेव, ठीक है। और ये फर्दर जाके वापस से रिपीट होंगे, ठीक है। तो हम एक पार्ट उसका ले लिए हैं, ये P वेव है, ये QRS हो गया ये पार्ट, और ये T वेव कहलाता है, ठीक है। अब देखो ये P वेव क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये P वेव रिप्रेजेंट करते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन को, और जहाँ पर भी डीपोलराइजेशन का सिग्नल आता है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होती है। और यहाँ पे कहाँ पे आया है, एट्रियल में आया, मतलब कि एट्रियम में आया है। तो जब एट्रियम में डीपोलराइजेशन का सिग्नल आएगा तो एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो ये पी वेव रिप्रेजेंट करती है एट्रियम के डीपोलराइजेशन को, और डीपोलराइजेशन लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे एट्रियम में डीपोलराइजेशन हो रहा है तो ये एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। अब देखो ये QRS हम लोग कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, इसका अलग अलग बात नहीं करते हम लोग। यहाँ पे बोलते हैं कि ये QRS एक कॉम्प्लेक्स है। तो P वेव के बारे में हम लोग देख लिए, ध्यान से सुनना। P वेव एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, और डीपोलराइजेशन होने की वजह से एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। अब ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, तो यहाँ पर हम बना देते हैं QRS कॉम्प्लेक्स। ये रिप्रेजेंट करती है वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को, यानी कि ये वेंट्रिकल्स में डीपोलराइजेशन के सिग्नल को रिप्रेजेंट करती है ये QRS कॉम्प्लेक्स। और जब डीपोलराइजेशन का सिग्नल वेंट्रिकल में आएगा तो क्या होगा, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेंगे। तो रिप्रेजेंट वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, एंड डीपोलराइजेशन इन वेंट्रिकल लीड्स टू वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। और अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक शब्द यूज होता है, दैट इज सिस्टोल, ठीक है। तो वेंट्रिकल सिस्टोल आप बोल सकते हो उसको। तो बेसिकली वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन से क्या हुआ, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। तो हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया था कि एट्रियम में जब कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है तब वेंट्रिकल्स पहले रिलैक्स होते हैं, और जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा तब एट्रियम रिलैक्स होंगे। तो होता क्या है, जब ब्लड इनमें आती है, इधर से भरता है, दोनों साइड से ब्लड एक साथ भरता है, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में, उसके बाद ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो बेसिकली जब हमारा हार्ट रिलैक्स स्टेट में होता है तो इस प्रकार से ब्लड भरते रहता है, और ये वाल्व यहाँ की ओपन होती है, और इस प्रकार से ब्लड इसमें आते रहता है, इस प्रकार से ब्लड इसमें आते रहता है। तो इधर से ये लेके आ रहा है इधर वाला ब्लड वेसल, और इधर से इधर वाला ब्लड वेसल लेके आ रहा है, और एट्रियम से बेसिकली वेंट्रिकल्स में ब्लड फिलअप हो रही है। ये किस कंडीशन की बात कर रही है, नॉर्मल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, यानी कि पोलराइज स्टेट की बात कर रहे हैं, जब हमारे हार्ट के सारे मसल्स रिलैक्स स्टेट में है तब की बात कर रहे हैं। अब देखो अब क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ये एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। क्यों मिलता है, देखो नॉर्मली तो ब्लड अपने आप भर रहा होता है बिना किसी कॉन्ट्रैक्शन का, लेकिन क्या होता है बेसिकली ये ब्लड 70% ही भरते हैं हमारे वेंट्रिकल्स में। तो जब हमारे हार्ट के सारे सेल्स रिलैक्स स्टेट में है तब ब्लड भरता है इन वेंट्रिकल्स के अंदर, इन एट्रियम के थ्रू, और भरता कितना है, 70% भरता है। और रिमेनिंग 30% कब भरता है पता है, जब इन एट्रियम के वॉल्स में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो एट्रियम के वॉल्स सब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो रिमेनिंग जो 30% ब्लड है वो इन वेंट्रिकल्स के अंदर भर जाएगा। तो सबसे पहले क्या देखने को मिलेगा, एट्रियम में डीपोलराइजेशन। क्यों, क्योंकि एट्रियम में डीपोलराइजेशन होने की वजह से ही तो एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा ना। और हम पहले एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं ताकि सारा का सारा ब्लड वेंट्रिकल्स में भर जाए, ठीक है ना। तो पहले एट्रियम डीपोलराइजेशन होगा जिससे एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब सारा का सारा ब्लड आ गया है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब क्या होता है, अब एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, अब हमें वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन करवाना है। तो बेसिकली इनका कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए इनका डीपोलराइज होना जरूरी है, यानी कि वेंट्रिकल्स में पहले डीपोलराइजेशन का सिग्नल जाएगा, उसके बाद ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो पहले एट्रियम में डीपोलराइजेशन का सिग्नल किया, फिर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट किए, उसके बाद वेंट्रिकल में डीपोलराइजेशन का सिग्नल जाएगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ब्लड सारा कहाँ चल जाएंगी, इन बेसिकली इन ब्लड वेसल्स में चली जाएंगी। तो देख रहे हो सीक्वेंस में डीपोलराइजेशन का प्रोसेस चल रहा है। पहले सब रिलैक्स स्टेट में थे, फिर डीपोलराइजेशन का सिग्नल एट्रियम में गया, एट्रियम में फिर कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला, फिर वेंट्रिकल में डीपोलराइजेशन का सिग्नल गया, फिर वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। तो ये चीज़ें सीक्वेंस में चल रही होती हैं। अब ये टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है,
ये टी वेव रिप्रेजेंट करता है रीपोलराइजेशन को। किसके रीपोलराइजेशन को? रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। ध्यान से सुनना, यहाँ पे वेंट्रिकल के रिपोलरेशन को दिखाता है ये, एट्रियम के रिपोलरेशन को नहीं दिखाता। तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ये जो पी वेव है ये एट्रियम के डिपोलरेशन को शो करता है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बेसिकली वेंट्रिकल्स के डिपोलरेशन को शो करता है, और ये जो टी वेव है ये रिपोलरेशन यानी कि रिलैक्सेशन शो करता है वेंट्रिकल्स का। ठीक है, और रिपोलरेशन जहाँ पर भी होता है वो क्या करवाता है? रिलैक्सेशन करवाता है। यानी कि रिपोलरेशन का सिग्नल अगर वेंट्रिकल्स के पास गया तो इट लीड्स टू वेंट्रिकल रिलैक्सेशन। और रिलैक्सेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? किससे बेसिकली क्या वर्ड यूज करते हैं? डायस्टोल। तो ये चीज़ों को आप लिख लेना कि ये रिपोलरेशन वेंट्रिकल का शो कर रहा है। ठीक है, अब देखो इसमें एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखना, ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ना, आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये रिप्रेजेंट करता है कितना हार्ट बीट होगा। ये बेसिकली जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है इससे हमें इंडिविजुअल का हार्ट बीट का पता चलता है। अगर आपने टाइम सेट कर दिया 1 मिनट, तो 1 मिनट में आप अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसी इंडिविजुअल का काउंट करते हो तो उतना नंबर ऑफ हार्ट बीट होता है। तो नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन गिवन टाइम पीरियड, जो भी आप टाइम पीरियड लेते हो, चाहे 1 मिनट लेते हो चाहे 2 मिनट लेते हो, तो अगर हम 1 मिनट में इस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट कर ले किसी इंडिविजुअल का, किसी इंसान का, तो हमें उस इंसान का 1 मिनट में पता चल जाएगा कि उसका हार्ट बीट कितना है। तो आप याद रखना कि ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ हार्ट बीट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेना। ऑल्सो डिटरमाइन, ऑल्सो tells us about number of heartbeat rate of individual in given time period। तो दिए गए समय में आपको अगर इंडिविजुअल का हार्ट बीट पता करना है तो आप क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट कर लो। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि ये बेसिकली जो ग्राफ है ना, सारे इंडिविजुअल का लगभग सेम बनता है। ठीक है, तो सारे इंडिविजुअल का इसी प्रकार से ग्राफ बनेगा। अब इस ग्राफ में कुछ डेविएशन अगर देखने को मिले, डेविएशन मतलब कि वो इस प्रकार का ना हो कि इस तरह हो जाए, एकदम पूरा लाइन में बिल्कुल इस प्रकार से सट जाए, तो इसमें किसी भी प्रकार का डेविएशन यानी कि ये जो बेसिकली ये जो पूरा ग्राफ है, इसका ग्राफ अगर चेंज हो जाए, आपको चेंज देखने को मिल जाए ग्राफ में, तो वो किसी ना किसी का बीमारी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वो किसी ना किसी बीमारी को रिप्रेजेंट करता है। देखो पी वेव में अगर किसी भी प्रकार का चेंज देखने को मिले तो आप समझना कि एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन ठीक से नहीं हो रहा उस इंसान में, क्योंकि ये वेव ठीक से नहीं बन रहा, तो डिपोलरेशन का सिग्नल ठीक से नहीं जा रहा होगा और ये एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन ठीक से नहीं हो रहा होगा। अगर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में कुछ दिक्कत आ जाए तो हार्ट बीट रेट बदल जाएगा इंसान का, वेंट्रिकल्स में डिपोलराइजेशन का सिग्नल बेसिकली ठीक से नहीं जा रहा होगा। ठीक है ना, तो बेसिकली इनमें किसी प्रकार का चेंज बीमारी को रिप्रेजेंट करता है, किसी डिजीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आप लिख लेना यहाँ पे नोट लिख के, एनी डेविएशन from this graph represent disease या फिर abnormality of heart। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ECG खत्म होता है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग यहाँ से हार्ट के डिजीजेस को देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग डिसऑर्डर पढ़ेंगे हाई ब्लड प्रेशर। अब देखो हाई ब्लड प्रेशर समझने से पहले तुम नॉर्मल ब्लड प्रेशर तो जान लो, और नॉर्मल ब्लड प्रेशर जानने से पहले ब्लड प्रेशर जान लो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं। देखो ये आर्टरी की वॉल है, लेट सपोज करो, ठीक है, तो आर्टरी की वॉल में जो ब्लड का प्रेशर एक्सर्ट होता है, देखो लेट्स सपोज करो ये आर्टरी की वॉल है, ठीक है, तो आर्टरी में ब्लड फ्लो होगा भैया, तो ब्लड दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, सॉरी
यहाँ पे हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। अगर एरोटा की बात करें, अगर हम लार्जेस्ट आर्टरी की बात करें जिसे हम एरोटा बोलते हैं, इसमें तुम्हारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको बोलते हैं? जिस ब्लड में ऑक्सीजन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाता है। तो लेट्स सपोज करो ये आर्टरी बेसिकली एरोटा है, ठीक है। तो इस एरोटा के अंदर ब्लड प्रेजेंट होगा, कोई भी ब्लड वेसल के अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है। अब ये ब्लड बेसिकली इसके वॉल में एक प्रेशर फील कराता है, समझ लो। किसी पाइप में अगर पानी बहता है तो वो पानी प्रेशर देता है पाइप में, उसी प्रकार से ये जो हमारा ब्लड वेसल है दैट इज आर्टरी, इसके वॉल में एक प्रेशर एग्जर्ट होता है जब इससे ब्लड फ्लो होता है। तो ब्लड जब फ्लो हो रहा है तो इसके वॉल में एक प्रेशर बना रहा है, उस प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो ब्लड प्रेशर क्या लिखोगे? प्रेशर एग्जर्टेड बाय ब्लड इन वॉल्स ऑफ आर्टरी। तो ब्लड प्रेशर क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखो दूसरा हम क्या बोले थे कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। देखो अगर एक नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करें तो इसमें ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर किसी इंडिविजुअल में 120/80 होता है और इसका यूनिट होता है mmHg। तो mmHg कुछ नहीं है, प्रेशर का एक यूनिट है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना लेंथ का यूनिट होता है मीटर, मास का होता है केजी, ग्राम्स, इस तरह का यूनिट होता है। उसी प्रकार से प्रेशर का एक यूनिट होता है mmHg, ठीक है। तो ये यूनिट है, बस इसका टेंशन मत लेना। अब देखो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120/80। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है समझना 120/80 क्या होता है। बेसिकली इसको इस प्रकार से क्यों लिखे हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रकार से लिखने का। एक चीज़ को और ध्यान रखना कि हम लोग ब्लड प्रेशर की बात हमेशा आर्टरी में करते हैं, वेन्स में नहीं बात करते, आर्टरीज में बात करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे भी आर्टरी लिखे हैं, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर हम लोग किसको बोल रहे थे कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड इन द वॉल्स ऑफ आर्टरी। आर्टरी के वॉल में जो प्रेशर लगा रहा है हमारा ब्लड, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? ब्लड प्रेशर बोल रहे थे। उसी प्रकार से यहाँ पे जो हम लोग ये जो बेसिकली हम लोग प्रेशर देखेंगे वो आर्टरी में ही देखेंगे, और आर्टरी में अरोटा में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करता है ना, ब्लड इसमें भरता है एट्रियम में, फिर वेंट्रिकल्स में जाता है, और वेंट्रिकल्स जब ब्लड को पंप करता है तो हमारा ब्लड इस अरोटा में जाता है, और ये अरोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है। पहला बात ये क्लियर रखो। अब देखो जब हमारा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और ब्लड इस अरोटा में जाएंगी, तो आप एक चीज़ सोचो, जब ब्लड इसके अंदर जाएगी, इन अरोटा के अंदर जाएगी हमारा ब्लड, तो इस बेसिकली वॉल में ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। यानी कि जब हमारा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस बेसिकली इस पाइप में ज़्यादा प्रेशर जनरेट होगा, क्योंकि जैसे पंप किया सारा का सारा ब्लड उस अरोटा में चला गया, और अरोटा में ब्लड गया तो अरोटा की वॉल में प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो इस अरोटा में प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और उस प्रेशर को हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोल का मतलब क्या पढ़े थे? कॉन्ट्रैक्शन पढ़े थे। तो क्या हो रहा है कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रही है, तो इस अरोटा में जो प्रेशर फील हो रहा है, इस अरोटा में जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है अरोटा की वॉल में, उस प्रेशर को हम लोग सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, और वही यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ रहता है। यानी कि ये वो ब्लड प्रेशर है जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो हमारे आर्टरी में जो प्रेशर फील हो रहा है वो प्रेशर यहाँ पे दिखाया गया है। ब्लड प्रेशर तो उसी को बोल रहे थे ना कि प्रेशर क्या आर्टरी के वॉल में फील होगा। तो 120 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जब हमारे हार्ट पंप किया तो इसमें जो ब्लड गया ना, तो वो ब्लड कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है आर्टरी के वॉल में, वो ये रिप्रेजेंट करता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे लिख लेना 120/80, 120 रिप्रेजेंट करता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि वो प्रेशर है जो हमारी आर्टरी की वॉल फील करती है जब हमारा वेंट्रिकल पंप करता है। क्या बोला हमने बोला कि ये वो प्रेशर है जो आर्टरी की वॉल फील करती है जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है। अब देखो ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे आर्टरी और वेंट्रिकल रिलैक्स स्टेट में तो इन एरोटा में कुछ ब्लड ही नहीं होगा, ऐसा नहीं होता ना। आर्टरी में ब्लड तो फ्लो होते रहता है,
ऐसा हो सकता है कि इन आर्टरी में प्रेशर कम हो, तो जब हमारे सारे के सारे वॉल्स रिलैक्स कर रही होती है, स्पेसिफिकली बात करें तो इन वेंट्रिकल्स जब रिलैक्स कर रहे होते हैं तो इन अरोटा में जो प्रेशर फील होता है, इन अरोटा की वॉल में जो प्रेशर फील होता है, उस प्रेशर को हम लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो प्रेशर बेसिकली इन आर्टरी के वॉल में फील होता है जब हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेट में है, तो इसमें जो प्रेशर फील होगा उसको हम लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलेंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है 80, ये रिप्रेजेंट करता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं हाई ब्लड प्रेशर की। देखो, प्रेशर अबव नॉर्मल ब्लड प्रेशर, तो हमने अभी जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर पढ़ा, ये इससे प्रेशर अगर ऊपर चला जाए, इन ब्लड वेसल्स की वॉल का प्रेशर अगर ऊपर चला जाए तो उसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अब देखो, प्रेशर अबव नॉर्मल ब्लड प्रेशर, यानी कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है 120/80, इससे अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाए, यानी कि जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो इन वो आर्टरी के वॉल में 120 mmHg से ज़्यादा प्रेशर दे रही है, मतलब हमारे आर्टरी के वॉल में और ज़्यादा प्रेशर दे रही है, उस कंडीशन को हम लोग हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मली बोला जाता है कि 140/90 mmHg और मोर, यानी कि 140/90 mmHg अगर हमारा ब्लड प्रेशर चला गया है या इससे ज़्यादा हो गया है तो वो हाई ब्लड प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो, हाइपरटेंशन से होता क्या है? हाइपरटेंशन से तुम्हारा हार्ट डैमेज हो सकती है, अगर बहुत लंबे समय तक हाई ब्लड प्रेशर इंसान का रहा तो हार्ट डैमेज हो सकते हैं, और अलग अलग ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन और किडनी पर भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो ये बेसिकली आप ये चीज़ लिख लेना कि इफेक्ट आवर वाइटल ऑर्गन्स, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, वाइटल ऑर्गन्स, उनको भी इफेक्ट डालता है ये। ठीक है, अब देखो, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर याद कैसे होगा, ध्यान में कैसे रहेगा? 4 का टेबल में 2 बार में 8 आता है, 4 2 8, 4 3 12, तो आप ऐसे याद रख लो, 4 का टेबल में ही दोनों आता है। अब हमें इतना पता है कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो कम होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, तो 80 नीचे हो जाएगा, 120 ऊपर हो जाएगा। और हाई ब्लड प्रेशर कैसे याद रहेगा? वो कैसे याद रहेगा? इससे 2 बढ़ा देना, इससे मतलब 20 बढ़ा देना, तो 120 में 20 ऐड करोगे तो 140 हो जाएगा, और 80 में 10 ऐड करोगे तो 90 हो जाएगा। यानी कि हम बोल रहे हैं कि 4 का टेबल पढ़ो, 4 का टेबल पढ़ो तो 8 आएगा, तो इस तरह से 80 हो गया, 4 3 12 हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर। और इसमें तुम 20 ऐड कर दो तो 140 हो जाएगा, इसमें तुम 10 ऐड कर दो तो ये 90 हो जाएगा, और ये हाइपरटेंशन को रिप्रेजेंट करता है, ये या फिर इससे ज़्यादा ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। हमने क्या पढ़ा? ब्लड प्रेशर पहले पढ़ा कि हमारा ब्लड इन आर्टरी के वॉल में जो प्रेशर लगाता है उस प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मल बीपी हमने पढ़ा कि 120/80 होता है, mmHg इसका बेसिकली यूनिट होता है। 120/80 में 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमारे वेंट्रिकल जब पंप करेंगे तो इन आर्टरी के वॉल में जो प्रेशर फील होगा उस प्रेशर का वैल्यू 120 है, और जब हमारे वेंट्रिकल्स रिलैक्स कर रही होंगी तो इन आर्टरी में जो प्रेशर ब्लड फील कराएगा उस प्रेशर का वैल्यू है 180, तो 120/80 याद रख लेना। कल हमने हाई ब्लड प्रेशर पढ़ा जिसे हम हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। ये प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर से अगर ज़्यादा हो जाए तो हम लोग हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं या हाइपरटेंशन बोलते हैं। ये कितना होता है? इसके वैल्यू 140/90 होता है mmHg, या इससे ज़्यादा प्रेशर भी बेसिकली हाइपरटेंशन को रिप्रेजेंट करता है। इससे वाइटल ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट, किडनी, ये सारी चीज़ें इफेक्ट हो सकती है, यहाँ तक कि हमारा ब्रेन भी इफेक्ट हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर अगर लंबे समय तक रहा तो। ठीक है, तो आई होप ये फर्स्ट डिजीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, नेक्स्ट हम लोग जो हार्ट डिसऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं वो है कैट। कैट का फुल फॉर्म होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज एंथियोस्क्लेरोसिस, एंथियोस्क्लेरियोसिस। ठीक है, तो कैड या कोरोनरी आर्टरी डिजीज या इसे एंथियोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। ये होता क्या है? सबसे पहले कैड का फुल फॉर्म पे ध्यान दो। कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि इस आर्टरी में होने वाला डिजीज़ होगा, कोरोनरी आर्टरी में होने वाला डिजीज़ होगा, जैसे कि नाम बता रहा है।
देखो इसका संबंध कोरोनरी आर्टरी से है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कोरोनरी आर्टरी क्या होता है। देखो ये कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी है दैट सप्लाइज ब्लड टू आवर हार्ट। हमें पता है कि हार्ट ब्लड को पंप करता है और वो ब्लड हमारे सारे ऑर्गन्स में फ्लो करते हैं और पूरे शरीर में फ्लो करता है, ठीक है। और वो ब्लड भर भर के ऑक्सीजन लेके जाता है, हर एक ऑर्गन्स में लेके जाता है। अब हार्ट इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, ये भी तो एक ऑर्गन है, इसको भी तो ऑक्सीजन की नीड है, इसको भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए ना। तो देखो बेसिकली ये कोरोनरी आर्टरी इस आरोटा के ही एक डिवीजन से बनता है। तो बेसिकली देखो इन आरोटा के ही फर्दर आगे जाके डिवीजन से कोरोनरी आर्टरी बनता है। तो कोरोनरी आर्टरी क्या है? इन आरोटा के ही डिवीजन से बना हुआ एक आर्टरी है जो कि ब्लड सप्लाई करता है हमारे हार्ट को। जिस प्रकार से हमारे शरीर के हर एक सेल्स को, हर एक ऑर्गन्स को बेसिकली ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई की ज़रूरत है, उसी प्रकार से हमारे हार्ट में जो प्रेजेंट सेल्स हैं, जो मसल्स हैं, उन्हें भी ऑक्सीजन की नीड है, उन्हें भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई की नीड है। तो उस नीड को पूरा करने के लिए कोरोनरी आर्टरी होता है जो ब्लड का सप्लाई करता है, जो बेसिकली बोल सकते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, O2 रिच ब्लड को, O2 रिच ब्लड आप बोल सकते हो, O2 रिच ब्लड को हमारे हार्ट तक पहुंचाता है। क्योंकि हार्ट के मसल्स भी तो काम कर रहे हैं ना, उन्हें भी तो ऑक्सीजन की नीड है। तो उस ऑक्सीजन की नीड को पूरा करने के लिए ये कोरोनरी आर्टरी प्रेजेंट है, ठीक है। तो कोरोनरी आर्टरी का फंक्शन क्लियर हो गया होगा। अब देखो अब क्या होता है, ये एक ऐसा डिजीज़ है जो इन कोरोनरी आर्टरी को ही अफेक्ट करती है। कितना खतरनाक डिजीज़ है यार। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, इस प्रकार का डिपोजिशन देखने को मिलता है। ये डिपोजिशन किसका होता है? फैट, कोलेस्ट्रोल, ETC। यानी कि कोरोनरी आर्टरी में इस चीज़ों का डिपोजिशन हो जाता है। फैट और कोलेस्ट्रोल या और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि फाइब्रस टिश्यू, इनका डिपोजिशन होने से इसका ब्लड फ्लो इफेक्ट होता है। ध्यान से सुनना, कोरोनरी आर्टरी में अगर इस प्रकार का मोटा मोटा डिपोजिशन समझो कि इस प्रकार से हो गया, तो क्या इसमें जो ब्लड बह रहा है उसके फ्लो पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा? ऑब्वियसली पड़ेगा। उतने अच्छे से ब्लड यहाँ से फ्लो नहीं कर पाएंगी, तो इनके फ्लो इफेक्ट होते हैं इस कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में। और ये होता क्यों है? बहुत ऑयली फूड अगर आप इनटेक करते हो बहुत लंबे समय तक, तो इस प्रकार का चीज़ें होने की संभावना है। जो फैट रिच फूड है जिसमें ऑयल बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, वैसा फूड खाने से फैट, कोलेस्ट्रॉल या फाइब्रस टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता है कोरोनरी आर्टरी में और उससे ब्लड का फ्लो इफेक्ट होता है हमारे हार्ट का। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में आप लिख लेना कि इसमें फैट, कोलेस्ट्रॉल ये सब की जमावड़ा की वजह से इस प्रकार का कंडीशन अराइज होता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट डिजीज पढ़ेंगे एंजाइना, ठीक है, जिसे हम एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। अब देखो ये एंजाइना पेक्टोरिस या एंजाइना होता क्या है? एंजाइना तब होता है इंसान को जब ऑक्सीजन का सही सप्लाई हमारे हार्ट के मसल्स में ना हो। तो अकर्स व्हेन not enough oxygen is supplied to our heart muscles। तो हार्ट के मसल्स में अगर ऑक्सीजन का सप्लाई ठीक से नहीं होगा तो एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस होता है। अभी हमने कैड में क्या पढ़ा था? कोरोनरी आर्टरी डिजीज जिसे हम एंथियोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं, उसमें हमने पढ़ा था कि कोरोनरी आर्टरी में फैट या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने की वजह से ब्लड फ्लो इम्पैक्ट होता है उस केस में, ठीक है ना। वो चीज़ क्लियर है। यहाँ पे एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुँच पा रहा है हमारे हार्ट के मसल्स को, इस कंडीशन को हम लोग एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। पहला चीज़। दूसरा चीज़, इसमें क्या होता है कि एक्यूट चेस्ट पेन होता है, यानी कि बहुत अचानक से बहुत कस के चेस्ट में पेन प्रोड्यूस होगा। तो इसका सिम्टम्स यही है कि एक्यूट चेस्ट पेन। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन ठीक से हार्ट के मसल्स को नहीं पहुंच पाती। अब एक चीज़ सोचो कि क्या इसका रीज़न कैड नहीं हो सकता? जो हमने पिछला डिजीज़ पढ़ा था कैड, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में हमने क्या पढ़ा था कि ब्लड का फ्लो ठीक से हमारे हार्ट में नहीं हो पा रहा है, यानी कि हार्ट के जो आर्टरीज़ हैं उनमें ये सब चीज़ों का डिपॉजिट होने की वजह से ब्लड फ्लो इम्पैक्ट हो रहा है हमारे हार्ट में। अब ब्लड फ्लो अगर हमारे हार्ट के ही इम्पैक्ट होंगे
तो उससे क्या होगा, उससे ऑक्सीजन हमारे हार्ट को ही नहीं मिल पा रहा है, यानी कि पूरे शरीर को जो ब्लड पहुंचा रहा है, पूरे शरीर को जो ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, उसको खुद ही ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिल रहा है। समझ रहे हो? अगर उसको ही ब्लड फ्लो अगर इम्पैक्ट होगा, अगर ऑक्सीजन उसको खुद ही नहीं मिलेगा तो ये डिजीज़ भी हो सकता है। तो उसमें ब्लड फ्लो इम्पैक्ट हुआ था, आपने अगर अभी ध्यान से सुना होगा तो हम अभी बताए थे कि उसमें ब्लड फ्लो इम्पैक्ट होता है। तो ब्लड फ्लो इम्पैक्ट हुआ तो उसमें ऑक्सीजन भी तो ठीक से नहीं पहुंच रहा होगा हमारे हार्ट में। अगर ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचेगा तो एंजाइना भी हो सकता है। यानी कि यहाँ पे हमको ये समझ में आया कि एक डिजीज़ दूसरे डिजीज़ से किस प्रकार से रिलेटेड होती है। कैड होने की वजह से आपको एंजाइना हो सकता है ना, क्योंकि उसमें ब्लड फ्लो इम्पैक्ट हुआ था, और ब्लड फ्लो के इम्पैक्ट होने की वजह से ऑक्सीजन भी ठीक से नहीं पहुंच पा रहा होगा हमारे हार्ट में, और अगर ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचेगा तो एंजाइना हो जाएगा। हार्ट के मसल्स को इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो वो एंजाइना कहलाता है, वो डिजीज़ एंजाइना कहलाता है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट डिजीज़ हम पढ़ेंगे जिसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है सबको। देखो यहाँ पे 3 डिजीज़ हैं। सबसे पहला हार्ट फेलियर, ठीक है, हार्ट फेलियर सबसे पहला। दूसरा हार्ट अटैक, और तीसरा कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, अब देखो हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे। हार्ट फेलियर मतलब हो गया कि हार्ट अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है, हार्ट फेल हो गया अपने काम करने से। हार्ट फेलियर मतलब हार्ट अपना काम करने में फेल हो गया। हार्ट का काम क्या होता है? हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीजन इफेक्टिवली पहुंचाना, पूरे शरीर को ऑक्सीजन इफेक्टिवली पहुंचाना, यही तो हार्ट का काम होता है। और हार्ट अपना काम करने में फेल हो गया, यानी कि हार्ट इफेक्टिवली हमारे ब्लड को पूरे शरीर में नहीं पहुंचा पा रहा है। तो हार्ट फेलियर किसको बोलते हैं? स्टेट ऑफ हार्ट when blood is not pumped by our heart effectively। ठीक है, हार्ट फेलियर मतलब हार्ट अपना काम करने से फेल हो गया, और हार्ट का काम होता है ब्लड को इफेक्टिवली पूरे शरीर में सर्कुलेट करना। तो ये बीमारी एक ऐसा स्टेट है हार्ट का जब हार्ट अपने काम करने से फेल हो गया, यानी कि ब्लड को इफेक्टिवली पंप करने से फेल हो गया। इस कंडीशन को हम लोग हार्ट फेलियर बोलते हैं। क्लियर ये चीज़? अब देखो हार्ट अटैक मतलब कि हार्ट को ही अटैक आ गया, हार्ट को ही भैया अटैक आ गया। तो हार्ट अटैक किसको बोलते हैं? व्हेन हार्ट मसल्स is suddenly damaged due to inadequate blood supply। तो हमारे हार्ट में ही ठीक से ब्लड का सप्लाई नहीं होने की वजह से हार्ट अटैक आता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे हार्ट के मसल्स डैमेज हो रहे हैं। हार्ट अटैक मतलब कि हार्ट को ही अटैक आ गया। क्यों आया अटैक? क्योंकि हार्ट को ही ठीक से बेसिकली ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है। तो हार्ट को ही अगर ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं होगा तो हार्ट अटैक आने की चांसेस होती हैं, हार्ट के मसल्स डैमेज होने लगती हैं सडनली। ठीक है, तो अब जनरली देखोगे कि इंसान को 3 बार हार्ट अटैक आता है, तो धीरे धीरे करके उनके मसल्स डैमेज होती हैं। पहले कुछ पार्ट के मसल्स डैमेज होंगे, फिर कुछ पार्ट के मसल्स डैमेज होंगे, फिर पूरा का पूरा मसल्स डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो हार्ट अटैक में क्या होती है कि हार्ट के मसल्स खराब हो जाती हैं ब्लड के फ्लो ठीक से ना होने के कारण। तो बेसिकली कार्डियक अरेस्ट क्या होता है कि इसमें हार्ट ही बीट करना छोड़ देता है, और बीट नहीं करेगा तो पूरा ब्लड का सप्लाई शरीर में नहीं होगा, सब रुक जाएगा अचानक से, और उस कंडीशन को हम लोग कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। और यहाँ पे इंसान का डायरेक्ट डेथ हो जाता है। तो इसमें लिख लेना लीड्स टू डेथ। तो इसमें डायरेक्टली डेथ हो जाता है इंसान का हार्ट के बीट ना करने के कारण। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि कार्डियक अरेस्ट में इंसान की डायरेक्ट डेथ हो जाती है। और देखो अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बताए थे और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बनाए थे। तो ये जो डायग्राम जो हम आपको बनाए थे, इसको क्या बोलते हैं बताओ तो? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं या ग्राम बोलते हैं? ये जो ग्राफ होता है इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। ठीक है ना। और देखो कभी भी इंसान का अगर आपने सुना होगा कि कार्डियक अरेस्ट उस इंसान को आ गया, तो ये जो वेव होता है ना, ये बिल्कुल इस प्रकार से हो जाता है, एकदम पूरा सीधा वेव हो जाता है।
तो ये जो साउंड होता है वो ऐसे होता है, पीप पीप पीप, इस प्रकार से मशीन से साउंड आता है, ठीक है। और अगर इस प्रकार से अगर चेंज हो जाता है, इसका वेव चेंज हो जाता है, बिल्कुल सीधा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है वेव, तो वो बताता है कि इंसान कार्डियक अरेस्ट में जा चुका है। और इसमें जो साउंड होता है वो पीप इस तरह से आने लगता है। इसमें साउंड आता है पीप 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 पीप, इस प्रकार से साउंड आता है। इसमें आता है पीप, यानी कि वो जो इंडिविजुअल है वो कार्डियक अरेस्ट उसको आ चुका है अचानक से, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है कि इंडिविजुअल को कार्डियक अरेस्ट आ चुका है और उस पर्सन की डेथ हो चुकी है, समझ रहे हो। तो कार्डियक अरेस्ट इस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है और इसमें हार्ट अचानक से बीट करना स्टॉप कर देता है, इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है। हार्ट फेलियर हमने पढ़ा, जब हार्ट अपना काम करने से फेल हो जाए, ब्लड को इफेक्टिवली हमारे शरीर में पंप नहीं कर पाए, उसको हम लोग हार्ट फेलियर बोलते हैं। हार्ट अटैक किसको बोलते हैं? जब हार्ट के मसल्स डैमेज हो जाए इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की होने की वजह से, यानी कि ब्लड का सप्लाई ठीक से ना होने की वजह से जब हार्ट के मसल्स डैमेज होने लगते हैं तब इंसान को हार्ट अटैक आता है, ठीक है। इसमें बचने का ऑप्शन रहता है, इसमें बेसिकली सर्जरी होता है और इंसान ठीक भी हो सकता है, लेकिन इस केस में तो पर्सन की डेथ हो जाती है डायरेक्टली, ठीक है। तो आई होप ये तीनों डिजीज़ क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पे हम लोग पूरा चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम का ख़त्म कर चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप जरूर बताना कि आपको कैसा लगा लेक्चर, और अगर आपको कोई चीज़ में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।